afternoon. Today we are continuing our previous lecture on fundamental rights, part 3, Constitution of India, and we will proceed further with Article 21, right to liberty and right to life and personal liberty. Fundamental rights, chapter part 3. Like our previous lectures, we will revisit whatever we have discussed in the earlier lectures. Fundamental right was inserted in Constitution of India in pursuance of the vision given in preamble, wherein we, the people of India, solemnly affirm to procure for the citizen of India number 1, justice. जस्टिस कितने तरह की बोलिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ओके. दूसरा था लिबर्टी. लिबर्टी किस तरह की? थॉट्स, एक्सप्रेशन, faith, belief and worship. And third one was equality. Equality of status and of opportunity. Okay. And I made it clear that to ensure and achieve these 3 objects for the people of India, citizen of India. Fundamental rights, directive principles of state and fundamental duties were inserted. Okay. For equality, we had Article 14, Article 15 and Article 16. Okay. There we made it clear, you not there. State shall provide equality before law, equal protection of law. Article 15 clarifies that what are the grounds on which discrimination should not be done. Inequality नहीं कर सकते हैं. On which ground? Please tell me. Sex, caste, religion. So please remember all these things. These are very important aspects. And 16 was relating to employment. And in this chapter, this was clarified that class legislation cannot be created. किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए लेजिस्लेशन नहीं बनेगा, लेकिन क्लासिफिकेशन इन दी सोसाइटी कैन बी डन फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन. क्लासिफिकेशन यानी कि सोसाइटी के अंदर क्लासिफिकेशन अलाउड है फॉर पर्टिकुलर पर्पज. एंड व्हाट वाज द पर्पज? टू uplift unequals to the status of equals. Okay. मैंने एक एग्जाम्पल बताया था इसका कि रिजर्वेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. SC, ST एंड OBC. एंड ये बात भी बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि SC, ST, OBC ये कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं है. इट इज ए शेड्यूल वेयर सर्टेन नंबर ऑफ कास्ट हैव बीन इंसर्टेड, जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलेंगे. सर्टेन कैटेगरीज आर इंक्लूडेड, जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलेंगे. कौन कौन से ट्राइब्स इंक्लूडेड है? एंड सर्टेन
अदर कम्युनिटीज आर देयर जिनको हम ओबीसी बोलेंगे, एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाज आल्सो देयर। अदर बैकवर्ड क्लासेज में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज का अलग कॉन्सेप्ट है। अदर बैकवर्ड क्लासेज में कुछ पर्टिकुलर कास्ट को, कुछ पर्टिकुलर उसको हमने ओबीसी में डाल रखा है, जिसमें जाट एजिटेशन चला था कि जाट को भी ओबीसी में डालो, राइट। तो कुछ पर्टिकुलर मतलब दीज आर दी शेड्यूल्स, ओके, जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें डाल रखी हैं, राइट। एंड हमेशा इस बात की बात चलती रहती है कि और ऐड करो इसमें, और जनरल क्लास के लोग ये बोलते हैं कि और ऐड कर दोगे तो सारा रिजर्व कर दो, हमें माइनॉरिटी कर दो। जब सारे रिजर्व हो जाएंगे तो हमें माइनॉरिटी कर दो, फिर हम माइनॉरिटी बेनिफिट तो ले पाएंगे, राइट। तो हमने आपको बताया था कि ये चीजें, एंड दिस रिजर्वेशन वाज फॉर अपलिफ्टमेंट, यानी कि इक्वलिटी को ही एनहांस करने के लिए अनइक्वल्स जो हैं, जिनके साथ जो डिप्राइव्ड रहे काफी समय तक, उनको इक्वल करने के लिए, टू टेक दैट लेवल, ताकि इक्वलिटी अमंगस्ट इक्वल हो सके। इक्वलिटी की बात हम तभी करेंगे जब बराबर के पहले ही हों, पहले से ही नीचे हैं तो फिर इक्वलिटी कहां से हुई? तो उन्होंने करा। तो ये था हमारा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। अब हम लिबर्टी पर जाते हैं। लिबर्टी के लिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी है, जो हम अभी टच नहीं कर रहे हैं। 18 बताइए, टाइटल्स को अबॉलिश करने का है, कि कोई सर है इंग्लिश टाइम में, ब्रिटिश टाइम में किसी को सर, किसी को किसी तरह की उपाधि दे दी गई थी, तो उन सब का अबॉलिश करना है। कोई सर नहीं है, कोई नहीं, सब इक्वल है। और 19 जो है वो एक्सप्रेशन है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे अखबार वाले हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे, जिसमें हमारा अखबार छपता है जिस पेपर पे, उसके पेपर की लिमिट को आप कर्टेल नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। बट दिस वॉज द सिचुएशन व्हेन इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड राइट ऑफ एक्सेसिव टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर वो करना। और एक चीज़ ये भी उठी थी कि अखबार में एडवर्टीजमेंट जो डालते हैं उसमें पेज आप ज़्यादा भर देते हो, तो ज़्यादा पेजेज आपको नहीं करना है, तो उसको उसका कोटा फिक्स किया हुआ था हर एक न्यूज़पेपर के लिए। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि हमारा राइट टू एक्सप्रेशन बंद कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 19 में राइट टू एक्सप्रेशन में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम ये आर्टिकल्स हम दोबारा टेकअप करेंगे। अभी हम जा रहे हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 is most important article in the fundamental rights. आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है टू लाइफ, लाइफ तो बहुत जरूरी है, एंड टू पर्सनल लिबर्टी, ओके। और मैंने ये क्लियर किया था ये बताते हुए कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें कोई मार नहीं सकता, हम जिंदा रहेंगे, राइट। किसी को राइट नहीं है हमारी लाइफ को लेने का, और हमारा ये राइट है कि हमारी पर्सनल लिबर्टी को कोई कटल नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, ना तो कोई हमें लाइफ टेकिंग ऑर्डर करेगा और ना ही कोई हमारे को जेल भेजेगा। इस हिसाब से तो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में जो 302 है, हैंग टिल डेथ, कैपिटल पनिशमेंट, हैंग टिल डेथ, खत्म कर दो इसकी लाइफ को, और
लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरा जिंदगी अंदर रहो जेल में, तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया इन दोनों राइट के लिए, विरोधाभास हो गया ना, विरोधी हो गया। तुम मेरी लाइफ को कैसे ले सकते हो, मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, और तुम मेरी लिबर्टी को कैसे ले सकते हो, क्योंकि मेरे को जेल में कैसे रखोगे, मेरी लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 13 कहता है फंडामेंटल राइट का ही कि स्टेट shall not make any law inconsistent to फंडामेंटल राइट्स। तो उस हिसाब से तो आईपीसी जो हुआ या सीआरपीसी हुआ, तो ये आईपीसी तो इनकंसिस्टेंट हो गया और स्ट्रक डाउन करना चाहिए। अब हम आते हैं आर्टिकल 21 के बाकी हिस्से पर। क्या लिखा है आर्टिकल 21 में? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, आगे नहीं बोलेंगे अभी, हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, नहीं ले सकते हो भाई, किसी भी बंदे को डिप्राइव नहीं कर सकते हो। बट उसके आगे एक चीज लिखी है बहुत खूबसूरत सी, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक्सेप्शन है, लाइफ और लिबर्टी फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक्सेप्ट इन वन सर्कमस्टांसिस ये ली जा सकती है बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब सीआरपीसी में एक प्रोसीजर है, जिसमें मर्डर का ट्रायल होगा, और मर्डर के ट्रायल में कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन हुई तो आपको कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, यानी आपकी जिंदगी भर की लिबर्टी कर्टेल हो सकती है और आपकी लाइफ भी जा सकती है। तो जो मर्डर को कैपिटल पनिशमेंट आईपीसी में दी हुई है 302 की, सीआरपीसी है उसका प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर रखा है कि कैसे होगा। तो ये आईपीसी का ये जो पनिशमेंट है, ये दोनों की दोनों प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से प्रोटेक्टेड है। तो आपकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी अवेलेबल है फंडामेंटल राइट में, लेकिन आप किसी की लाइफ ले लोगे तो देयर इज ए प्रोसीजर कि आपकी लाइफ को लेने का भी राइट है, किसको? स्टेट को, थ्रू लेजिस्लेशन। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे कि हमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल 21 समझ में आता है। ठीक है, अब आर्टिकल 21 में लाइफ तो समझ में आ गई। मेनका गांधी केस से पहले एक केस है मेनका गांधी केस, ठीक है? उससे पहले की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन, आफ्टर दिस, बिफोर दिस, एक बड़ी डेवलपमेंट आई। मेनका गांधी केस को आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। मेनका गांधी केस से पहले क्या था? लिबर्टी का मतलब हुआ नो जेल और डिटेंशन, यानी कि बॉडीली कर्टेलमेंट। ओके, आपकी लिबर्टी की बॉडी की लिबर्टी की कर्टेलमेंट कवर्ड थी, फिजिकल। लेकिन मेनका गांधी के बाद इस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें घुसा दी, इसको ब्रॉडर कर दिया। पर्सनल लिबर्टी में ये भी आ गया कि आप किसी को बाहर जाने से नहीं रोक सकते हो,
मेनका गांधी केस में क्या हुआ था कि इनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया था पासपोर्ट अथॉरिटी ने और कहा था कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं, इंडिया छोड़ के नहीं जा सकती। तो ये चली गई कोर्ट और इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट है मेरी, पर्सनल लिबर्टी, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, ये भी मेरी पर्सनल लिबर्टी की कर्टेलमेंट है। तो कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस बात को कि पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू गो अब्रॉड, आप मुझे एक कंट्री में बांध के नहीं रख सकते, वो भी जेल है, वो भी लिबर्टी की कर्टेलमेंट है। अब इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड हो गया इसके बाद, राइट टू फ्री एजुकेशन, अगर किसी के पास पैसे नहीं है उसको हमने एजुकेशन नहीं दी क्योंकि वो कॉलेज या स्कूल में नहीं जा सकता, तो भी उसकी पर्सनल लिबर्टी वो हो गई, वो भी इंक्लूड हो गया इसके अंदर। राइट टू हैव मेडिकल फैसिलिटी, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको कोई ऐसी बीमारी है या आपका ऑपरेशन जरूरी है, ये है, तो वो भी करना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल ये नहीं कह सकता कि अब तुम्हारे पास ये नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इस तरह के केसेस गए हैं कोर्ट में और उन्होंने इस चीज़ को क्वेश्चन किया है। जैसे मैंने बताया कि एक कंडीशन लगा रखी थी एयर होस्टेस के लिए कि आप जब तक एयर होस्टेस हैं तब तक आप शादी नहीं कर सकती हैं, तो वो भी कोर्ट में चले गए, मेरी पर्सनल लिबर्टी, भाई मेरा शादी करने का राइट है, शादी करना इज ऑल्सो पर्सनल लिबर्टी। अगर तुम मेरे को शादी करने से रोक रहे हो बीइंग लेडी, तो वो भी मेरी पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो रही है, तो वो भी उन्होंने अलाउ कर दी। राइट, एयर होस्टेस केस है। तो ये जो मैंने बताए हैं ये केसेस, ये अलग अलग केसेज हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। जब आप इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ोगे तो हम सारी डिटेल्स और सब बताएंगे आपको। राइट, अभी फिलहाल हमें लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि लिबर्टी जो है, पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है। पर्सनल लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ओके, इसमें पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल, किसी का केस बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है तो स्पीडी ट्रायल हो, एक्सपीडिशियस ट्रायल हो, इसकी भी राइट है उसकी, किसमें, आर्टिकल 21 में। तो अब बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हुई हैं और पर्सनल लिबर्टी हैज बिकम सच ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कि एजुकेशनिस्ट और ज्यूरिस्ट यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर हम बाकी फंडामेंटल राइट सारे हटा दें तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर सब कुछ आ जाएगा एक समय के बाद। हमें राइट टू इक्वलिटी भी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, एक्सप्रेशन भी हमारी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, बिलीफ भी हमारा पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। तो जब भी कोई, अभी आपने देखा था कि वो जो चल रहा था केस हिजाब, वो उसमें भी वो आर्टिकल 21 का जिक्र किया उन्होंने वहां जाके कि आर्टिकल 21 में मेरा राइट है कि मैं क्या कपड़े पहनूं क्या नहीं पहनूं, मेरी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। तो आर्टिकल 21 में सब कुछ इंक्लूडेड हो गया एक तरह से। तो ये सारे केसेस ये बताते हैं कि पर्सनल लिबर्टी का एरिया कितना बड़ा है, हाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन ब्रॉडेन बाय वे ऑफ केस लॉ, बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। एंड मेनका गांधी केस को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मेनका गांधी केस के बाद ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कॉन्सेप्ट चेंज हुए, ब्रॉडन हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है पासपोर्ट अथॉरिटी, उसको कोई राइट नहीं है कि वो मेरा पासपोर्ट इंपाउंड कर ले। एंड उन्होंने रिट ऑफ मैंडामस लगाई कि पासपोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्शन करो कि वो मेरा पासपोर्ट इंपाउंड नहीं कर सकती। राइट, पासपोर्ट अथॉरिटी कैन नॉट इंपाउंड माई पासपोर्ट विदाउट अडॉप्टिंग ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट इम्पीच हो गया, वॉयलेट हो गया, किसी ने कर लिया, हमारे पास रेमेडी क्या है और कहाँ अवेलेबल है? फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन की रेमेडी हमारे पास आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अवेलेबल है। इसको कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में भी इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, पार्ट 3 के अंदर ही है, आर्टिकल 32 चैप्टर 3 में, यानी पार्ट 3 में ही आता है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाए तो वन कैन अप्रोच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ रिट और इसको सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन कहते हैं। जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, ये है रिट जुरिडिक्शन। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट हमारा पड़ोसी वॉयलेट कर दे तो क्या हम 32 की रिव्यू में जा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं? नो। हम आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में सिर्फ स्टेट के खिलाफ जा सकते हैं, स्टेट के खिलाफ, स्टेट के एक्शन के खिलाफ। और स्टेट कहां डिफाइंड है? आर्टिकल 12 में। इस स्टेट को इंटरनेशनल लॉ वाले स्टेट से या पॉलिटिकल साइंस के स्टेट से कंफ्यूज मत करिए। ओके, ये फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट को डिफाइन कर रखा है और स्टेट का मतलब है, आर्टिकल 12 में जो दे रखा है, स्टेट का मतलब है, यानी यहां स्टेट की जो डेफिनेशन है, किन किन के एक्शन के खिलाफ हम इस आर्टिकल 32 में बाय वे ऑफ रिट जा सकते हैं, वो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में बताया है। ये स्टेट वो वाला स्टेट नहीं है, उसमें कंफ्यूज मत करिए। जो स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, तो ये स्टेट वो है जिसके एक्शन के खिलाफ आप आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में जा सकते हो। अब देखो, ये बड़ा आसान है समझना। गवर्नमेंट, मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस स्टडीज स्टेट एंड गवर्नमेंट, और स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। आजकल बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट ये कर रही है इंडिया में, बीजेपी गवर्नमेंट ये कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट इज द फेस ऑफ स्टेट इंडिया। ओके, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था, गवर्नमेंट क्या होती है। ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट क्या होती है? ये हमारे हाउस है, 2, लोकसभा और राज्यसभा। वापस पॉलिटिकल साइंस पे जाएंगे हम थोड़ा सा। यहां हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। मैंने बताया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। सारे के सारे लोगों की वोट नहीं ले सकते हैं, तो लोग अपना अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाता है, लेजिस्लेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 545 लोगों की सीट है और यहां पर हमारे पास 250 लोगों की सीट है। ये भी इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ये पहले जो इलेक्ट होके आते हैं स्टेट में, फिर स्टेट इन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर राज्यसभा में भेजता है। और ये 238 जो है वो स्टेट से आते हैं
नॉमिनेट होकर, और 12 इसमें जो होते हैं वो अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको नॉमिनेट कराया जाता है, आर्ट में, म्यूजिक में, साइंस में, ठीक है, ताकि वो अपनी एक्सपर्ट व्यू दे सकें। जो बहुत हाईएस्ट लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है ताकि वो सरकार की पॉलिसी में अपना इनपुट दे सकें। अब ये जो 545 लोग हैं, इनमें जो मेजोरिटी होती है किसी एक पार्टी की या ग्रुप ऑफ पार्टीज की से, जिसके पास 290 वोट हैं 545 में से, वो ग्रुप जो विन करके आता है उसको, वो अपने एक लीडर को चुनता है। वो लीडर अपनी लिस्ट देता है प्रेसिडेंट को कि मैं सरकार बनाना चाहता हूँ, मुझे सरकार बना दो। प्रेसिडेंट उनको सरकार अलाउ करता है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। लीडर को पीएम कहते हैं, और ये पीएम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है, अपनी काउंसिल बनाता है मिनिस्टर्स की, हर एक एरिया की। एनर्जी का मिनिस्टर है, वाटर का मिनिस्टर है, इंडस्ट्री का मिनिस्टर है, तो इस तरह से हर एक एरिया में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो सबको अलग अलग काम दे देते हैं ताकि वो ठीक से अपना अपना काम कर लें अपने एरिया में। और ये जो होती है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको कहते हैं गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट तो यही बने 290 वाले, लेकिन ये जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन करते हैं, जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, वो होती है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। सो दिस इज द सिस्टम। अब ये जो गवर्नमेंट है ये मिनिस्ट्री से रेफर है। जिनको जो जो एरिया दे रखा है उन्होंने अगर कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास कर दिया, कोई रूल पास कर दिया, मेमोरेंडम पास कर दिया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया, कुछ भी कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, और वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो आप उसमें जा सकते हो। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेशन है, ये लेजिस्लेशन बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो अगर इसने कोई ऐसा लेजिस्लेशन बना दिया जिस लेजिस्लेशन से फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था कि इसको वापस लो जी, ये हमारे किसानों के फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, हमारा जो राइट टू प्रोफेशन, राइट टू एग्रीकल्चर, वो जो प्रोसीड्स हैं उनको ऑन करने का जो राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो कर रहा है, इसको हटाओ, राइट। तो ये है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, और ये है लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ ईच स्टेट, राइट। और ये है लोकल और अदर अथॉरिटीज, जैसे यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को भी अदर अथॉरिटी मान लिया गया है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपने किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर दिया, मान लीजिए किसी को गलत तरीके से रेस्टिकेट कर दिया, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है और उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। अथॉरिटी के खिलाफ 32 में भी जा सकता है फंडामेंटल राइट। मान लो किसी की सारे पेपर पास हो गए फिर भी डिग्री नहीं मिली, ठीक है, तो वो आर्टिकल 32 में बाय वे ऑफ रिट जा सकता है। और ये जो रिट है, ये 5 तरह की रिट है। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। फटाफट बताओ, पांचों रिट के मैंने नाम बता रखे हैं पहले। मैंडामस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्शियरी। ओके, ये रिट अलग अलग चीजों को करती है। जैसे मैंडामस है डायरेक्शन दो, प्रोहिबिशन है रोको, ये मेरी डिग्री नहीं देने से, इसको डायरेक्शन दो मेरी डिग्री दे। प्रोहिबिशन है किसान आंदोलन, जैसे उन्होंने कहा इस लेजिस्लेशन को वापस लो, राइट। गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कि ऐसे करो, आप अपने वो डायरेक्शन दो कि ऐसे करना है। हैबियस कॉर्पस है अगर किसी को डिटेन कर लिया किसी अथॉरिटी ने, तो रिट लगती है हैबियस कॉर्पस, बॉडी को पेश कराओ कोर्ट के अंदर। मान लीजिए वो ये कहते हैं हमारे बंदे को इलीगली डिटेन कर लिया पुलिस ने, ठीक है, और पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। या मान लीजिए कोई ये कहता है कि मेरी वाइफ को फला अथॉरिटी ने डिटेन कर लिया किसी तरह से, तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है वो टू प्रोड्यूस द बॉडी, यानी पर्सन को पेश करो। हैबियस कॉर्पस, कॉर्पस होती है बॉडी, हैबियस मीन्स
डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द बॉडी, हैबियस प्रोडक्शन ऑफ बॉडी। ओके, तो ये 5 रिट हैं जिनके थ्रू फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जाता है। ओके, फॉर टुडे दिस इज ऑल। हम सिर्फ एक बार इसको रीड करते हैं ताकि आप भूलो नहीं, समराइज करेंगे। आवर प्रीएम्बल has vision of ensuring, providing citizen or people of India justice, liberty and equality। और इन तीनों को एंश्योर करने के लिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, इक्वलिटी के लिए मैंने आपको बताया ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए आर्टिकल 14, 15, 16, राइट। लिबर्टी के लिए मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 है। और आगे के आर्टिकल 19 एंड ऑल, जिसमें कि और एक्सप्रेशन वगैरह आते हैं। ठीक है, जस्टिस के लिए हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाले चैप्टर में बताएंगे। और सोशल जस्टिस के लिए इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। ये तीनों के लिए पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट में अलग अलग आर्टिकल प्रोवाइडेड है, जिनमें कि जस्टिस का भी प्रोविजन है, अलग से जुडिशरी का भी एक प्रोविजन डाल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। लिबर्टी में मैंने आपको बताया कि लाइफ एंड लिबर्टी आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसका एक प्रोविजो है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, अगर हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है और स्टेट ने किया है, स्टेट जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइंड है फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ही, यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर्स यानी बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन, और अदर अथॉरिटीज, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, वो सारी की सारी कि अपने किसी भी एक्शन से, लेजिस्लेशन से या किसी भी तरह से अगर वो वायलेट करती है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो हम उनके खिलाफ आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बाय वे ऑफ रिट। और रिट हमारे पास 5 हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, मैंडामस, प्रोहिबिशन एंड सर्शरी। Okay, so this is all for today. Any questions, please? Okay, thank you then.